वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर सीरीज में जो लाइट रेज एंड लाइट वेव्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेन 2021 जो अगस्त सितंबर वाला अटेम्प्ट था, अगस्त सितंबर 2021, इसमें जितने भी सवाल लाइट वेव और लाइट रेज से रिलेटेड पूछे गए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है 26 अगस्त के इवनिंग वाले अटेम्प्ट में। A source of light is placed in front of screen of intensity of light on the screen is I. Two Polaroids P1 and P2 are so placed in between the source of light and screen that the intensity of light on the screen is I by 2. तो अब इतना इंफॉर्मेशन जो है इसे प्रोसेस कर लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो कह रहा है कि एक सोर्स है और यहाँ पे स्क्रीन है, ये है साहब आपकी स्क्रीन। सोर्स से निकलने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी स्क्रीन पर पहुंच रही है वो I के बराबर है। तो यहां से निकलने वाली जो लाइट है उसका इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर पोजीशन पर I के बराबर है जब कोई भी पोलरॉइड रास्ते में नहीं है। तो अब दो पोलरॉइड्स P1 और P2 यहां पे लगा दिए जाते हैं। दो पोलरॉइड्स लगाएंगे। पोलरॉइड्स का ओरिएंटेशन हमें नहीं पता है किस तरीके से लगाए गए हैं और इस लाइट सोर्स को मैं एक अनपोलराइज्ड लाइट का सोर्स मानने वाला हूं। तो यहां पे एक पोलराइजर यदि मैं लगाऊंगा P1 तो इंटेंसिटी यहां से इसके थ्रू जब जाएगी यहां पर तो कितनी हो जाएगी आपके पास I/2 के बराबर। और कहते हैं क्या हम एक दूसरा पोलराइजर भी लगाते हैं। तो दूसरा पोलराइजर मैं लगाऊंगा P2 और मैं मान लेता हूं कि इसके एक्सिस से इसका एंगल जो है लेट्स से थीटा के बराबर है, इसका एंगल जो है थीटा के बराबर है। तो इंटेंसिटी जो यहां पर पहुंच रही होगी दैट विल बी I/2, यहां से निकलने वाली इंटेंसिटी I/2 cos स्क्वायर थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि फाइनल इंटेंसिटी जो दोनों पोलराइजर के लगा के पहुंच रही है वो I/2 के बराबर है एंड दिस शुड बी इक्वल टू I/2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए आपको क्या मिलता है, थीटा की वैल्यू जो है 0 के बराबर मिलने वाली है। इसका मतलब जो एक्सिस इसका है वो सेम एक्सिस P2 पोलराइजर का है, यानी दोनों बिल्कुल एक जैसे ओरिएंटेशन में रखे हुए हैं। इस पोलराइजर का कोई भी काम अभी नहीं आ रहा है, कोई भी काम ये नहीं कर रहा है। जितना यहां से इंटेंसिटी I पहुंच रही थी बिना पोलराइजर के I/2 कर दी इसने और इसकी वजह से कोई भी इंटेंसिटी पे फर्क नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, इनके ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये बात यहां से हमें पता चल जाती है। फिर क्या कहता है, P2 should be rotated by an angle of फलाना डिग्री so that the intensity of light on the screen becomes 3I/8। अब कह रहे हैं कि हम एक्चुअल में इसको घुमा रहे हैं P2 को। तो P1 ये है, P2 जो है इसे अब फाई एंगल के बराबर घुमा दिया जाता है और कह रहे हैं कि जो इंटेंसिटी स्क्रीन पर मिलती है वो 3I/8 के बराबर है। तो मुझे बताइए सोर्स, तो मुझे बताइए कि ये जो एंगल है फाई किसके बराबर होने वाला है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि I/2 मालूज लॉ का इस्तेमाल कर रहा हूं, I/2 cos स्क्वायर फाई ये किसके बराबर होना चाहिए, 3I/8 के बराबर होना चाहिए। I से I चला जाता है, 2 से चला गया 4 बार। cos फाई की जो वैल्यू आपको मिल जाती है √3/2 के बराबर। इसका मतलब फाई कितना आ गया आपके पास, 30 डिग्री के बराबर। और डिग्री में ही आंसर आपसे पूछा गया है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री के बराबर। समझ गए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th of अक्टूबर से, जो कि 7th of अक्टूबर से लेके 29th of अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों।
चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़ते हैं अगले एक सवाल की तरफ। 26 अगस्त के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया, कार बी ओवरटेक्स अनदर कार ए। कार बी है, कार ए को ओवरटेक कर रही है एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर की स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हाउ फास्ट विल द इमेज ऑफ कार बी appear to move in the mirror of focal length of 10 centimeter fitted in the car A when car B is 1.9 meter away from car A। तो हम एक बात यहां पे आपको पूछी ये गई है कि कार A है और कार A के रेस्पेक्ट में, कार A के रेस्पेक्ट में कार B का जो स्पीड है वो है आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड। ये इसको ओवरटेक कर रही है A को, और हम कार A में ए का जो मिरर है उसमें इमेज देखना चाहते हैं। इसका मतलब साफ सी बात है यार, हम जब भी गाड़ी में बैठ के जो मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पीछे वाली चीजें दिखती हैं, क्योंकि कार के आगे जो है वो तो दिख ही रहा है हमें उस मिरर में, उस लेंस में से जो भी ग्लास लगा है। तो इसका मतलब गाड़ी जो बी है वो पीछे की तरफ है, गाड़ी बी पीछे की तरफ है, और गाड़ी ए में जो शीशा लगा है उसका फोकल लेंथ आपको दिया है f = 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो पहले तो आप ये बताइए कि कार में जो रेयर व्यू मिरर होते हैं वो कौन सा मिरर होता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। क्लास 10th में भी ये बात है। तो सब समझ गए कि सर इसमें कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए, तभी हमें इरेक्ट छोटा इमेज दिखने वाला है वर्चुअल। तो ये हमारे पास एक ऐसा मिरर हो गया ए पर, और जो बी है हमारे पास वो 40 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है इस तरह। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब ये 1.9 मीटर दूर होगा, 1.9 मीटर का मतलब हो गया 190 सेंटीमीटर, जब ये दूर होगा इस मिरर से, तो बताइए इमेज का स्पीड कितना होगा, यानी कि dv/dt आपको बताना है कितना होगा। du/dt आपको दिया हुआ है किसके बराबर है, 40 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो dv/dt बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ दिया है 10 के बराबर, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ। इमेज का लोकेशन बताता हूँ पहले, 1/v + 1/u = 1/f। So 1/v + 1/u is equal to 1/f which is 10। तो इधर ले जाइए तो मिल जाएगा 1/v is equals to 1/10 + 1/190। So it's 200 divided by 1900, ये 1/v का वैल्यू है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v is equal to 1900 divided by 200, 0 0 0 0, it's 19/2। ये आएगा आपके पास बेटा सेंटीमीटर में। v की वैल्यू पता चल गई। अब मैं यदि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ मिरर में, वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में पता चल जाएगा रिलेशन। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मिलेगा -1/v² dv/dt, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, -1/u² du/dt। तो आपको यहाँ से इज इक्वल्स टू 0, सो आपको यहाँ मिल जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v²/u² इनटू du/dt। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन मिल जाने वाला है। तो इमेज का वेलोसिटी, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये वाली जो वेलोसिटी होती है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू मिरर होती है। तो मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज हमें पता है, वही हमें निकालना है। तो भैया ये निकालना है, ये कितना है आपके पास 19/2 अभी निकाला है, सो 19/19 डिवाइड बाय 4, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का स्क्वायर है विच इज 190, सो इट्स 190 का स्क्वायर इनटू du/dt विच इज 40। सॉल्व करिए 1990 1900, और ये 4 से चला गया 10 बार, तो आपको मिल जाता है 0.1 के बराबर। ये जो इसका यूनिट है वही आंसर हमारा होना चाहिए, 0.1 मीटर पर सेकेंड। इमेज का जो स्पीड होगा दैट विल बी 0.1 मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन। समझ गए? अब भैया बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। कर्व्ड सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड प्लेनो कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हैव इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस वाले पार्ट का वो बराबर है, ठीक बात है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर टू द फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस। तो इन दोनों का जो कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ होगा और जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उनका आपस में रेशियो निकालना है, R/F इक्विवेलेंट, R/F इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि ये दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। एक लेंस ये वाला, एक दूसरा लेंस है हमारे पास ये वाला। तो इन दोनों लेंसेज का जो फोकल लेंथ है f1 f2 मान लेता हूं,
तो मुझे F इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 मैं लिखने वाला हूं। तो 1/F1 में लिखूंगा लेंस मेकर फॉर्मूले से μ1 - 1 1/R1 - 1/R2, तो आ जाएगा बेटा आपके पास μ1 - 1 डिवाइडेड बाय R। 1/F2 में लिख सकता हूं दैट μ2 - 1 और 1/R1 - 1/R2, तो आ जाएगा आपके पास μ2 - 1 डिवाइडेड बाय -R। तो इनका इक्विवेलेंट आप निकालेंगे 1/F1 प्लस 1/F2, क्या आ जाएगा आपके पास 1/F इक्विवेलेंट, और इसमें R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही रेशियो जो आपसे पूछा गया है वो आपको मिल जाएगा R से मल्टीप्लाई करके। तो भाई ये मिल जाएगा आपके पास μ2 - 1 और μ2 - 1 माइनस में डिवाइडेड बाय R प्लस μ1 - 1 डिवाइडेड बाय R से भी मल्टीप्लाई करना है, तो भाई R कैंसिल आउट हो गए, μ1 - 1 माइनस μ2 प्लस 1 से 1 चला गया, सो μ1 - μ2 आपको ये रेशियो मिल जाता है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा μ1 - μ2 व्हिच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक बात, अब बढ़ते हैं आगे। सवाल है नेक्स्ट हमारे पास 27 अगस्त के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पॉइंट O फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन द फिगर। तो ये लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, इसके द्वारा बताना है आपको कि इमेज कहां पर बनने वाली है। तो पहली बात आप ये देखिए, जब लेंसेज के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता, तो हम वो फॉर्मूला 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 नहीं लगा सकते, बिकॉज वो फॉर्मूला लेंसेज इन कांटेक्ट के लिए है, थिन लेंसेज इन कांटेक्ट के लिए वो फॉर्मूला लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर काफी डिस्टेंस है, तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें तीनों के द्वारा इंडिविजुअल इमेज फॉर्मेशन करना होगा। तो मैं इस लेंस को कहता हूं लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2, लेंस नंबर 3। गनीमत ये है कि हमें फोकल लेंथ ऑलरेडी दी हुई है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया, तो हमारा काम बच गया काफी। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज बना रहा हूं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन करवाएंगे हम मेरे लेंस नंबर 1 से, तो आपको फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं 1/V प्लस 1/U माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V माइनस 1/- 30 इज इक्वल्स टू 1/10, तो याद आएगा आपके पास 1/V इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/30, तो आपको ये मिल जाएगा 30 माइनस 10 विच इज 20 डिवाइडेड बाय 300। 0 से 0 V की वैल्यू आपको मिल जाती है प्लस 15 के बराबर, प्लस 15 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इन दोनों लेंसेज को भूल जाएं, तो यहां से जो निकलने वाली लाइट है, उस लाइट का जो इमेज है वो बन रहा है 15 सेंटीमीटर पर। 15 सेंटीमीटर पर इमेज जो है मिल रहा है, यहां पर इमेज बन रहा है। ठीक है, आई तो जो सेकंड नंबर का लेंस है, सेकंड नंबर का जो लेंस है उसके ऊपर लाइट जो है ये वाली पड़ रही होगी, यहां पर लाइट पड़ रही होगी सेकंड वाले लेंस को। तो सेकंड वाले लेंस को ऐसा लग रहा होगा कि ये लाइट जो है ये यहां से आ रही है, इसको लगेगा सेकंड वाले लेंस को कि लाइट जो है यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, इसका जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो ये है। तो ये वाला पॉइंट इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाला है, तो मैं यहां पे लिखूंगा सेकंड रिफ्रैक्शन की इक्वेशन, सेकंड रिफ्रैक्शन। तो यहां पे आप लिखेंगे 1/V माइनस V2 कह देता हूं माइनस 1/U, U इसके लिए आएगा ये वाली डिस्टेंस। तो ये यहां से 15 है बेटा, ये 5 हो गया, तो यहां इस ऑप्टिकल सेंटर से कितना हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाने वाली है डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस विल बी 10, दिस डिस्टेंस विल बी 10। ठीक बात है ना, यहां से 15 था, यहां से 15 था, ये 5 है तो इसका मतलब 10 है, तो यहां से लिखेंगे आप 10 प्लस में 10 इज इक्वल टू 1/F व्हिच इज -10। सो -1/10 से -1/10 कैंसिल आउट हो जाता है और V2 की वैल्यू आपको मिल जाती है इनफाइनाइट, यानी यहां से जो निकलने वाली लाइट है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, लाइक दिस, ऐसे चली जाने वाली है। अब पैरेलल लाइट यदि इस पे पड़ती है तो हम जानते हैं कि ये कन्वर्ट कर देगा अपने फोकस पर कन्वर्ट कर देगा, यानी इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से तो फाइनल इमेज बनेगा वो 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो हम समझ गए कि यहां से 30 यदि दूर है तो यहां पर इमेज बन रही है, तो हमें इनिशियल ऑब्जेक्ट से इसका डिस्टेंस बताना है। तो ये डिस्टेंस जो है टोटल आप बता देंगे, इसमें 30 जोड़कर, ये 30 आप जोड़ दीजिए, सो इस 30 और 10 40 एंड 5 45 और 30 75, सो 75 सेंटीमीटर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो सवाल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन आपसे कहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट जो है उनको सेपरेट किया जाता है 0.3 मिलीमीटर डिस्टेंस पे,
और स्क्रीन को 1.5 मीटर दूर रखा जाता है फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स. Distance between the fourth bright fringes on both sides of the central bright is 2.4 centimeter. The frequency of light used is equal to. तो frequency आपसे पूछा गया है. तो आप देखिए यहाँ पे YDSC का जो सेटअप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ आपके पास स्लिट S1, स्लिट S2. यहाँ इन दोनों के मिडिल पॉइंट से एक रेफरेंस लाइन बनाई जाती है और यहाँ पर हमें एक सेंट्रल मैक्सिमा इस स्क्रीन पर मिल जाता है. यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा या फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इसे कह सकते हैं, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज. और ऐसे ही सेम पैटर्न जो है नीचे की तरफ बनता है. तो ऐसे यहाँ पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज होगी, ऐसे यहाँ पे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है. जितना डिस्टेंस यहाँ से फोर्थ का होता है ऐसे ही यहाँ का फोर्थ का डिस्टेंस होता है. तो ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया है फोर्थ ऊपर से फोर्थ नीचे का, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर. तो मैं कह सकता हूं कि सेंट्रल मैक्सिमा से यहाँ का जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर के बराबर. ठीक है, यही दिया है. डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट इज 2.4. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1.2. फोर्थ ब्राइट का मतलब है कि यहाँ पर जो पाथ का डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, 4 लैम्डा के बराबर. एक बार और चेक कर लेते हैं. यहाँ पे 0, यहाँ पे लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा. 4 लैम्डा यहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा. इस पाथ डिफरेंस को आप बराबर कर दीजिए किसके बराबर, d sin थीटा के बराबर है, d sin थीटा या dy बाय कैपिटल D. लैम्डा को मैं लिख सकता हूं क्योंकि v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है, तो लैम्डा को लिखा जा सकता है v अपॉन f. सो 4 टाइम्स v व्हिच इज c डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू dy बाय कैपिटल D. तो यहां से आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाती है. फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 4cd डिवाइडेड बाय y इंटू d. सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करिए बेटा. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4, c की जो वैल्यू है वो 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 है, d की जो वैल्यू है 1.5 है, डिवाइडेड बाय y की वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे d की जो वैल्यू है 0.3 मिलीमीटर है. तो 0.3 मिलीमीटर को लिखूंगा 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 या यहाँ पे 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं. अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए. 0.3 को मैं और एक 0 बढ़ा सकता हूं और यहाँ 12 को 1.2 को 12 लिखूंगा और एक 0 और बढ़ा दूंगा तो 12 हो जाएगा. 4 से ये गया आपके पास 3 बार, 3 से ये 3 चला गया, 3 से ये 0.5 चला गया, 0.5 का जो पॉइंट है इससे चला गया. अब आपको यहाँ पे मिल जाता है 5 इंटू 1 2 and 3 5 and 6 and 8 14 10 to the power 14. तो ये फ्रीक्वेंसी आपको मिलने वाली है. ठीक है, तो मैं 0 के अराउंड जो है थोड़ा सा केयरफुल रहता हूँ, तो इसलिए आप है ना थोड़ा सा केयरफुल रहें, 0 में कोई गलती ना करें. 5 इंटू 10 टू द पावर 14 आपका आंसर आपको मिल जाएगा. आंसर आएगा आपके पास 5. इसके बाद अगला सवाल हमारे पास ये है, द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 3 टाइम्स द अदर स्लिट. तो एक स्लिट का जो विड्थ है वो मान लेता हूं मैं W के बराबर है और दूसरी जो स्लिट है उसका जो विड्थ है वो 3 टाइम्स W के बराबर है, 3W और W. If the amplitude of the light coming from the slit is proportional to slit width, इसका एम्पलीट्यूड इसकी विड्थ के प्रोपोर्शनल है, तो इसका एम्पलीट्यूड यदि a मान लेता हूं तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 3a और इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, तो इसका इंटेंसिटी यदि I0 होगा तो इसका इंटेंसिटी 9 टाइम्स I0 हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. आगे कहते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी. मिनिमम इंटेंसिटी से मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताइए. इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज x रेज़ टू 4 वेयर x इज. तो मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है, मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम. तो हम जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर जो है ये मिनिमम इंटेंसिटी है, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर जो है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है. तो इनके डिफरेंस, अंडर रूट के डिफरेंस का स्क्वायर 3 और ये आ जाएगा आपके पास 3 में से गया तो 2 और 2 का स्क्वायर इज 4 डिवाइडेड बाय इन दोनों के अंडर रूट का समीशन रूट 3 और रूट 1 विच इज 3 और 1 4 4 4 16 आपको मिल जाएगा ये 1/4. ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, 1/4 हमें आंसर मिल जाता है. आंसर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 के बराबर.